ये इंटरेस्टिंग सवाल है। पॉज करिए वीडियो, एक बार ट्राई करिए, ठीक है। वापस आके चेक करिएगा कि आपका सही आंसर आया कि नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप ये ट्राई करिए, ठीक है। तो चलिए ट्राई करिए और फिर कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखिए, यहां पे आपके पास ये एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है विदाउट हैविंग एनी पावर्स और एनीथिंग, और ये एक बाइनोमियल थियरम से जो एक्सपैंड करके टर्म लिखते हैं वो लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि इसको पहले हम अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कर लेंगे मतलब इसको पहले हम एक 1 के साथ रखेंगे, x के साथ रखेंगे और 2x स्क्वायर के साथ रखेंगे। यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूं, x प्लस 1/x टू द पावर 10 माइनस x इंटू x प्लस 1/x टू द पावर 10 एन प्लस 2x स्क्वायर इंटू x प्लस 1/x टू द पावर 10। अब ध्यान से देखिए, आपको इस पूरे एक्सपेंशन से एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए था। क्या चाहिए था? एक्स स्क्वायर का। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहां से आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां एक एक्स ऑलरेडी बाहर में है, तो इस अंदर वाले से हमको एक्स का पावर क्या चाहिए? अगर एक एक्स ऑलरेडी हमें बाहर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए यहां से हमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए। यहां पे ऑलरेडी आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्सपेंशन से आपको कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए? तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी यहां बन चुका, तो यहां से आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। ठीक है, ये आपको चाहिए। ठीक है, तो आपका जो, मान लीजिए ये कोएफिशिएंट आपका C1 आता है, ये कोएफिशिएंट आपका C2 आता है, और ये कोएफिशिएंट आपका C3 आता है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, ध्यान से देखिए, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका C1 माइनस 1 इंटू दिस कोएफिशिएंट, तो माइनस C2, एंड प्लस 2 इंटू दिस कोएफिशिएंट, तो प्लस 2C3। ये आपका आंसर आने वाला है। लेकिन आंसर लिखने के लिए हमें C1, C2 और C3 निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड प्रोसेस से r प्लस 1th टर्म ऑफ x प्लस 1/x टू द पावर 10 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 10CR, ठीक है, x टू द पावर 10 माइनस r और 1/x टू द पावर r। तो ये भाई साहब आपके पास वैल्यू आ गई 10CR x टू द पावर 10 माइनस 2r। ठीक है, इसके लिए आपको एक ऐसे r की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्स स्क्वायर बन जाए। तो फॉर C1 के लिए आपके पास 10 माइनस 2r की वैल्यू 2 बननी चाहिए थी, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपका C1 क्या आ गया, इसमें r के बदले में 2 डाल दीजिए, तो 10C2। ठीक है, फिर फॉर C2 के लिए ये वैल्यू आपको 1 के बराबर होनी चाहिए। तो 10 माइनस 2r की वैल्यू 1 के बराबर, तो यहां से देखिए r की वैल्यू आ गई आपके पास 9/2। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि r हमेशा हमारा होल नंबर होता है। तो अगर r की वैल्यू होल नंबर नहीं आई तो कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मैंने आपको बताया था। एंड फॉर C3 के लिए भाई आपको क्या चाहिए, x का पावर 0, मतलब एक ऐसे r की वैल्यू जिसके लिए ये 0 हो जाए। तो 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो भाई r की वैल्यू आ गई 5। सॉरी, यहां पे तो r की वैल्यू 4 आई थी ना, यहां पे r की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है क्या? ओके, तो ये 10C4 हो जाएगा। r की वैल्यू 5 आ गई, तो C3 आ गया आपका 10C5।
तो फाइनल आंसर जो होगा आपका, जो हमने यहां लिखा था, तो फाइनल आंसर हो गया C1 विच इज 10C4 माइनस C2 इज 0 एंड प्लस ट्वाइस इंटू 10C5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है? इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। इसको दूसरे कलर से घेरा कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर इज 10C4 प्लस 2 इंटू, इसको ऐसे लिख लो भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 इंटू 10C5। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भर भर के सवाल हैं, घबराइए मत, पूरा एकदम सिखा के जाऊंगा आपको। फाइंड n if ratio of seventh term from beginning and seventh term from end in the expansion of this is 1/6। तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, आइए करते हैं। सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो T7 फ्रॉम द बिगिनिंग इज व्हाट इन दिस एक्सपेंशन? तो NC7 NC6, ठीक है, और क्या हो जाएगा? तो इनफैक्ट ये लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही लिखते हैं ना। सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा NC6 2 टू द पावर 1/3, है ना, ठीक से लिख लेते हैं, NC6 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर n-6 इंटू 3 टू द पावर -1/3 टू द पावर 6। ये सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया, डिवाइडेड बाई सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड। तो एंड के लिए मैंने आपको बताया था, बस पोजीशन इंटरचेंज कर दो। तो ये हो गया NC6 3 टू द पावर -1/3 टू द पावर n-6, और इधर आपका हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 6, और ये रेशियो आपको 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई साहब ये NC6 और NC6 तो हो गया कैंसिल। ठीक है, दिस गेट्स कैंसल्ड। 2 के पावर्स एक साथ कर लेते हैं और 3 के पावर्स एक साथ कर लेते हैं, है ना। तो देखिए 2 का पावर यहां से, 2 का पावर यहां से n-6/3 है, ठीक है, और यहां से -6/3 है। यहां से आप देखिए 6/3 ऊपर जाएगा तो -6/3, तो -6/3, ठीक है, इनटू 3 का पावर भी देख लेते हैं। यहां से नेगेटिव ऑफ -n-6/3 है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो n-6/3 n-6/3, तो ये तो सेम ही आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू 1/6, तो इसको मैं 2 टू द पावर -1 और 3 टू द पावर -1 नहीं लिख सकता। तो देखो यहां पे भी 2 का पावर और 3 का पावर बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वेशन को वैलिड होने के लिए हमारे पास n-6/3 -6/3 शुड बी इक्वल टू -1। तो ये -6/3 तो 2 हो गया, उधर जाके हो जाएगा 1, तो यहां से आप n की वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 9। सो 9 विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, अब यहां से आपको दिया हुआ है 6th 7th एंड 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर रेस्पेक्टिवली 1/2 7 एंड 1/4। अच्छा, यहां मुझे पता है कि एक चीज यूज होगी, तो मैं इसमें एक नोट करके लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये नोट और याद रखिएगा, NCR-1 अपॉन NCR, इसकी जो वैल्यू हम लोग पहले फैक्टोरियल में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू डायरेक्टली सिंप्लीफाई होके हो जाती है R अपॉन n-R+1। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखो तो आपको काफी हेल्प मिलता है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर। ठीक है, ऐसा काम करते हैं कि इसको हम लोग लिखते हैं, इसके ऊपर ना स्टार मार्क ना लगा के मैं सीधे लिखता हूं RL। RL मतलब समझ में आया? RL मतलब रट लो। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली काम आएगा। ठीक है,
तो अब भाई साहब आपको दिया हुआ है 6th 7th एंड 8th टर्म इन द एक्सपेंशन। 6th टर्म T6 क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा NC5, ठीक है, x टू द पावर n-5 और y टू द पावर 5, इसकी वैल्यू 112 दी हुई है, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन हो गया। T7 तो ये हो जाएगा NC6 x टू द पावर n-6 y टू द पावर 6, ये वैल्यू आपको 7 दी हुई है, सेकेंड इक्वेशन। T7 आपके पास हो गया NC7, ठीक है, x टू द पावर n-7 एंड y टू द पावर 7, इसकी वैल्यू दी हुई है 1/4, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इन तीन इक्वेशन से आपको n, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, NC5 अपॉन NC6, ये इसी फॉर्म में है क्या, NCR-1 अपॉन NCR। यहां R की वैल्यू बेसिकली आपको 6 दी हुई है, तो ये हो जाएगा NC5 अपॉन NC6। अच्छा, x का पावर देखते हैं, यहां n-5 है, यहां n-6 है, तो यहां x बच जाएगा, और यहां 5 और यहां 6 है, तो यहां y बच जाएगा, इज इक्वल टू 112 अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा भाई, 1 और 6, 16 हो गया। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू 6 अपॉन n-5, ठीक है, इस फॉर्मूले से, और इंटू एक्स बाई वाई, इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो हम यहां से ना x बाई वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बाई वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n। तो चाहें तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 3, ठीक है, इनफैक्ट मैं डायरेक्टली ही उधर ही जाके कैंसिल करूंगा, तो इधर लेते आता हूं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू n-5 अपॉन 3, ठीक है, ये बन गया। फिर नेक्स्ट करते हैं हम 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए। तो फिर NC6 अपॉन NC7 आएगा, NC6 अपॉन NC7, वापस से आपके पास x बाई वाई आ गया, और इज इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन 1/4, तो 28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 अपॉन n-6, और यहां x बाई वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें तो यहां से भी x बाई वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, x बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रख ही दीजिए ना, x बाई वाई की वैल्यू वहां से निकाली ही है, तो यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 इंटू n-5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 28। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी, है ना। तो देखिए, ये 7 और यहां से 4, ठीक है, मिलके ये 28 कट जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा 2n माइनस 10 इज इक्वल टू 3n माइनस 18। तो यहां से आपका आ गया n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखते हैं, n तो वैल्यू आ गई भाई हमारी, इस n की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 8 इंटू 3/3 यानी x बाई वाई, दिस विल इंप्लाई x बाई वाई। अब यहां से हमें पता था कि सिंस x बाई वाई इज इक्वल टू 8 इंटू n-5 अपॉन 3, तो ये n की वैल्यू 8 यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, तो यानी x इज इक्वल टू आ गया 8y। x की वैल्यू क्या आ गई, 8y। इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट नहीं, इनफैक्ट आप यहां रखिए तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड, बताता हूं क्यों रखा, क्योंकि थर्ड में जब 8 रखिएगा, 8C7, तो वैल्यू सिर्फ 8 आएगी। यहां पे 8C6 सिंप्लीफाई करना पड़ता, 8C5 आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता, 8C7 की वैल्यू 8C1 के बराबर होगी और वो 8 आ जाएगी। तो फ्रॉम थर्ड यू विल हैव 8 x टू द पावर n-7, तो 8 - 7 x, और x के बदले में क्या लिखेंगे, 8y, ठीक है, इनटू यहां y टू द पावर 7,
और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4 के। ठीक है क्या? तो यहां से ध्यान से देखिए, ये y टू द पावर 8 इज इक्वल टू 8 को 2 क्यूब, 8 को 2 क्यूब, तो 2 टू द पावर 6 यहां से आया, इसको इधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो 1/2 टू द पावर 8 आ जाएगा। तो यानी यहां से y की वैल्यू हाफ आ गई, तो x इज इक्वल टू 8y था, तो ये आ गया आपका 4। तो आपका फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है यहां पे, तो x आ गया आपका 4, y आ गया हाफ और n आ गया 8। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए एक और सवाल। आपको बताना है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन दिस, जहां m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। तो अब देखिए ये हमें जीपी दिख रहा है। ठीक है, दिस इज अ जीपी, जहां पे फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर m, एंड कॉमन रेशियो है आपका 1 प्लस एक्स। ठीक है क्या? तो जीपी का सम ये हो जाएगा, इसको s बोल देते हैं अगर, तो s इज इक्वल टू हो गया फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म में m प्लस 0 है, सेकेंड टर्म में m प्लस 1 है। ठीक है, तो m से लेकर n तक जाने में कितना रास्ता तय किया आपने? तो m से लेकर m प्लस 1 जाने में इन दोनों का डिफरेंस प्लस 1 है। देखिए m प्लस 1 माइनस m करिएगा तो 1 आता है, लेकिन टर्म तो आपके पास 2 है, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस प्लस 1 हो जाएगा। तो n माइनस m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक है, ये तो सम हो गया, सिंप्लीफाई किया हमने, तो इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m अपॉन x। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m निकालना था। एक x ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन से अगर x टू द पावर m बनाना है, तो न्यूमरेटर से आपको x टू द पावर m प्लस 1 निकालना पड़ेगा। तो x टू द पावर m प्लस 1 निकालोगे तभी तो एक x कैंसिल होके x टू द पावर m बचेगा। तो आपका जो आंसर होगा, दिस विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस 1 इन आपके पास हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 एंड माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m। ठीक है क्या? अब देखिए ये जो एक्सपेंशन है, इसमें मैक्सिमम पावर ही m तक जा सकता है, तो m प्लस 1 तो यहां से नहीं आने वाला है, तो यहां से आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हमने एक पढ़ा था कि x टू द पावर r का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स टू द पावर n में NCR होता है, तो बस r के बदले में m प्लस 1 लिखा हुआ है यहां पे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 CR, दैट इज m प्लस 1। सो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि यहां से आपका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल ही था। फिर है आपका, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इज डिनोटेड बाई AR। ठीक है, तो देन प्रूव दैट a ऑफ r माइनस 1 प्लस a ऑफ 2n माइनस r इज इक्वल टू 0। तो देखिए a ऑफ r माइनस 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r माइनस 1 फ्रॉम हियर। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कोएफिशिएंट हो जाएगा 2n माइनस 1 c r माइनस 1। क्या यही होगा? नहीं, यहां पे हमें -1 टू द पावर r माइनस 1 भी लिखना पड़ेगा। समझाता हूं कैसे। इसका अगर आप जनरल टर्म लिखिएगा, ठीक है, इसका अगर आप जनरल टर्म लिखिएगा TR प्लस 1,
तो ये क्या बनेगा 2n माइनस वन सी आर 1 टू द पावर, तो 1 का पावर लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर माइनस एक्स टू द पावर आर। तो ध्यान से देखिए इसका जनरल टर्म बना 2n माइनस वन सी आर माइनस वन टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर आर। ठीक है, तो जो भी x का पावर होगा माइनस वन का उतना पावर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें AR चाहिए तो AR वॉज बेसिकली कोइफिशिएंट ऑफ AR माइनस वन, सॉरी, तो ये कोइफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r माइनस वन चाहिए। तो यानी r को यहां पे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, r माइनस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n माइनस वन सी आर माइनस वन माइनस वन टू द पावर r माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली a ऑफ 2n माइनस आर कितना होगा, a ऑफ 2n माइनस आर कितना होगा, तो यहां पे r के बदले में 2n माइनस आर रख दो, तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन सी 2n माइनस आर, ठीक है, माइनस वन टू द पावर 2n माइनस वन, सॉरी यहां पे 2n माइनस वन माइनस आर होगा ना 2n माइनस आर ही रहेगा। ठीक है, और माइनस वन टू द पावर 2n माइनस आर। ठीक है क्या, ये हो गया, कोई परेशानी, ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा इसको NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर वाले फॉर्मूले से अगर चेंज करें तो 2n माइनस वन और दिस माइनस दिस करोगे, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये r माइनस वन ही आ गया। ठीक है, और यहां पे आ गया माइनस वन टू द पावर 2n माइनस आर। इन दोनों को ऐड करना है, तो a ऑफ r माइनस वन प्लस a ऑफ 2n माइनस आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो 2n माइनस वन सी आर माइनस वन, तो ये तो कॉमन ही निकाल सकते हैं, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन कॉमन निकाल लिया, ये हो गया आपका माइनस वन टू द पावर आर माइनस वन। अच्छा इसको ना थोड़ा हम अलग तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं माइनस वन टू द पावर 2n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। देखिए तो 2n माइनस वन माइनस आर माइनस वन अगर आप लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं यहां पे माइनस वन टू द पावर आर माइनस वन कॉमन बाहर आए, तो इसको मैं लिखता हूं माइनस वन टू द पावर आर माइनस वन। ये मैंने खुद से डाला है, ये मैंने खुद से डाला है, तो इसको हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस वन टू द पावर आर माइनस वन से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पावर में उतना ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस वन टू द पावर, ध्यान से देखिए मैं ये कर रहा हूं अगर, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये पावर अलग करके उसमें से इतना पावर माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब माइनस, सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर 2n माइनस आर अपॉन माइनस वन टू द पावर आर माइनस वन। ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ना। तो इसको मैं इस तरफ बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो गया 2n माइनस वन सी आर माइनस वन। वैसे डायरेक्टली मैं लिख सकता था, लेकिन फिर भी आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो आर माइनस वन, ठीक है, यहां पे आ गया आपका वन, और यहां पे देखिए ध्यान से क्या हुआ, माइनस वन, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2n माइनस टू आर प्लस वन। ये इवन और प्लस वन कर दिया तो ऑड, तो ये माइनस वन टू द पावर ऑड हो गया। माइनस वन टू द पावर ऑड इज माइनस वन, और उसमें आप वन ऐड कर रहे हो, तो ये हो गया 2n माइनस वन सी आर माइनस वन माइनस वन टू द पावर आर माइनस वन, ये हो गया वन माइनस वन, एंड आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, आप थोड़ा पहले भी इसको सिंप्लीफाई करके वहां तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। भाई साहब ये एक्सपेंशन ही देख के बड़ा डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहां डरने वाली कोई बात नहीं है,
क्योंकि जब भी इस तरह का हमारे पास एक्सपेंशन आए तो हमें पहले इसको क्या कर लेना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पे x का पावर 1/3, x का पावर 1/3 का स्क्वायर, x का पावर 1/3 और 1 लिखा हुआ है। तो मैं न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, इसको लिखता हूं मैं x टू द पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1, ठीक है। और ये आपका हो गया x टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 1/3 एंड प्लस 1, ठीक है। माइनस इसको मैं लिखता हूं x टू द पावर 1/2 स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। और इन दोनों में से x टू द पावर 1/2 कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। समझ में आया क्या? सिंपल ही है। यहां पे सिंस मुझे x टू द पावर 1/2 दिख रहा था, तो इसीलिए इस x को मैंने x टू द पावर 1/2 में कन्वर्ट किया। यहां पे मुझे x टू द पावर 1/3 दिख रहा था, तो इस वाले x को मैंने x टू द पावर 1/3 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको फैक्टराइज करने आपको आता होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टराइज कैसे करेंगे, a प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी एन प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर आपका कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में फैक्टराइज करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और यहां पे आपका x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2 माइनस 1 टू द पावर 10। ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो यहां बच गया आपका x टू द पावर 1/3 प्लस 1। अच्छा, ये इससे डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, तो यानी -1, और ये इससे डिवाइड होगा तो माइनस x टू द पावर -12 टू द पावर 10। ये 1 1 भी गया। ये आपका सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया, दैट इज x टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर -1/2 टू द पावर 10। अब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। एक्सप्रेशन आपने पास आ गया है x टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर -12 टू द पावर 10। तो इसका जनरल टर्म अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा 10CR x टू द पावर 1/3 टू द पावर 10 माइनस r एंड माइनस x टू द पावर -12 टू द पावर r, है ना। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x के सारे पावर्स एक साथ लेके आते हैं तो ये -1 टू द पावर r हो गया, और x टू द पावर, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10 माइनस r/3 और माइनस r/2। आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है, यानी x का पावर 0 करना है, तो 10 माइनस r/3 माइनस r/2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया भाई साहब आपका 20 इज इक्वल टू 5r, यानी r की वैल्यू आ गई 4। r इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर टर्म आपका हो गया T5, है ना। और उसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो 10C4, और क्या था, सिर्फ कांस्टेंट के नाम पे तो -1 ही था, तो -1 टू द पावर 4, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां देखिएगा तो हमने बहुत ही सारे सवाल किए हैं जनरल टर्म पे बेस्ड, ठीक है। तो आई होप अब आपको जनरल टर्म का पूरा एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जैसा कि मैंने बताया कि जनरल टर्म से रिलेटेड आपके 70 to 80% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट से ही डिराइव होते हैं। और आगे जाके भी देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम जनरल टर्म को डायरेक्टली ही यूज करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाना चाहिए था, और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका एप्लीकेशन भी आ जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहां पे खूब सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। आई होप हर एग्जाम्पल के लिए आपने पॉज लिया होगा,
खुद से सिंप्लीफाई किया होगा और फिर आके आंसर कंपेयर किया होगा। अगर नहीं तो आप जरूर करिएगा ऐसा, ठीक है। अगर वापस से एक बार आपको जरूरत पड़े तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस फिर से खुद से जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे जहां पे बाइनोमियल को और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स इसमें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में कभी भी परेशानी ना हो और बहुत ज्यादा लेंदी अप्रोच भी ना हो। कई ट्रिक्स तो मैं इसमें ऐसे भी बताऊंगा जहां पे आप एक्सप्रेशन देखते के साथ ही आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो बने रहो चैनल पे, देखते रहो वीडियोस। यहां पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि एकदम जीरो से इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा मैं आपको। इंफिनिटी इन द सेंस कि यहां पे हमारा इंफिनिटी जेई एडवांस का सिलेबस है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप स्टडिंग। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पे कमेंट जरूर करिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपने दोस्तों में इसको प्रमोट कीजिए ताकि इससे हमें अपनी कम्युनिटी ग्रो करने में काफी हेल्प मिलेगा और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्टडिंग।